नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, राज्य के खिलाड़ी देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे के नए समेकित टर्मिनल भवन और 2 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या 1,892 हुई। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पहले दिन 15 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 42 लाख बच्चों को टीके लगाए गए। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के उकाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 229 रन पर ऑल आउट। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की दूसरे नंबर की कमान संभालने वाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, जिन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर है जानकी थेवर। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश में बैतूल के बादाखारी आमला के महेश धुर्वे। मेरा नाम महेश धुर्वे है। मैं एक आदिवासी हूँ। मैं बराखारी आमला बैतूल से हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का विजेता बनने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा जिला बैतूल एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ से भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आकाशवाणी कार्यक्रम सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैं पिछले 5 सालों से रेडियो सुनते आ रहा हूँ। मुझे आकाशवाणी से काफी ज्ञानवर्धक बातें पता चलती है। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चीराला पेराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न फिर सुन लें। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कर विरोधी सत्याग्रह चीराला पेराला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर ऐसा राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर खेल और खेल में देश के लिए सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। यहाँ के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने
पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों ने देश के लिए ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में ख्याति अर्जित की। यहाँ हमारे युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है, इसलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये यूनिवर्सिटी इन युवाओं को न केवल अनेक सपनों से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि खेल जगत में भारत को भी एक नई पहचान देगी। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के निरंतर प्रयासों से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। पहले की सरकारों द्वारा हील और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि एक दशक से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए वर्तमान भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के ईमानदार प्रयास के कारण मणिपुर नाकाबंदी वाले प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रास्ता खोलने वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह इम्फाल में लगभग 1,850 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा लगभग 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य के लोगों को बहुत लाभ होगा। सना लाईबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति विद्यालय की परियोजना मिशन 100 जैसी कई पहलों की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने इन परियोजनाओं को राज्य के लिए विशेष उपहार बताया। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्य के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे। ये असंतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास के लिए कोई दृष्टिकोण न रखने वाली सरकारों के समय का स्मरण किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज त्रिपुरा हीरा मॉडल के आधार पर अपनी संपर्क व्यवस्था को मजबूत और विस्तारित कर रहा है। मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। हमारे नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टों पर हो रहा प्रहार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। भैंस ढूंढने वाली। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 1,892 लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में 382, केरल में 185 और राजस्थान में 174 रोगी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 766 मरीज ठीक हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 99,27,000 से अधिक टीके लगाए गए, जबकि इस दौरान 37,379 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.13% है। कल 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। पंजाब सरकार ने बढ़ते संक्रमण के कारण शहरों और कस्बों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इन जगहों पर सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। जिम, स्कूल और महाविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकारी घर से काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए मेट्रो और बसें फिर से पूरी सीटिंग क्षमता के साथ चलेंगी। लोगों को बिना मास्क के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आज 1,137 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और एक रोगी की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में इस समय 3,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 11 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या में 15 गुना बढ़ोतरी हुई है। कोविड संक्रमण से जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पूरे प्रदेश के 1/3 सक्रिय मरीज हैं। शहर में आज कोविड के 745 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में संक्रमण दर 7% से ज्यादा हो गई है। संक्रमण पर काबू पाने के लिए पुलिस और प्रशासन कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने में जुटा है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक में संक्रमण दर बढ़कर 2.59 हो गई है। 2,479 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड से जुड़ी बीमारियों से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कोविड-19 तकनीकी सलाहकार के साथ बैठक की, जिसमें कोविड रोकथाम के नए उपायों पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र द्वारा कोविड आपात सहायता और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के अंतर्गत केवल 26.14% कोष जारी करने की मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से पिछले वर्ष अगस्त में केंद्र के हिस्से के रूप में 6,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई थी। ये राशि केंद्र का 50% भाग था। इसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,679 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, राज्य के खिलाड़ी देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे के नए समेकित टर्मिनल भवन और 2 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या 1,892 हुई। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पहले दिन 15 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 42 लाख बच्चों को टीके लगाए गए। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के ओकाय क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 229 रन पर ऑल आउट। जम्मू कश्मीर में आज कुलगाम जिले के उकाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकवादी स्थानीय थे और प्रतिबंधित द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF संगठन से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि दोनों कई आतंकी अपराधों में वांछित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति स्कूल स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के महात्मा गांधी की नई तालीम का अनुसरण करती है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने 1937 में महात्मा गांधी की सुझाई गई नई तालीम का स्मरण किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया गया था। श्री नायडू ने कहा कि हमारी संविधान सभा ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और अन्य भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने वर्तमान द्विपक्षीय मुद्दों, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मामलों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई भी दी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 59,856 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,805 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में ₹74.56 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 47,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 61,700 रुपए प्रति किलो पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $79.20 प्रति बैरल के करीब था। जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 229 रन पर समाप्त हो गई है। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए। भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 31 रन बना लिए हैं। भारत ने कल पहली पारी में 202 रन बनाए थे। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन केवल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है।
स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और अर्थशास्त्री जोसेफ चिल्लादुरई कुमारप्पा को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावुर में हुआ था। अर्थशास्त्री के रूप में कुमारप्पा का विश्वास था कि मानव धन सृजन का एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अनिवार्य रूप से समाज का सदस्य है। उनके निबंधों ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कुमारप्पा को रचनात्मक कार्यकर्ता बना दिया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कुमारप्पा को ब्रिटेन और भारत के बीच वित्तीय दायित्वों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवर समिति का संयोजक चुना गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो कुमारप्पा ने उनके समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन संभाला। कुमारप्पा के लेखों के लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर कुमारप्पा ने 1934 में बिहार में भूकंप राहत कार्य के दौरान वित्तीय सलाहकार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जमनालाल बजाज की सहायता की। 1942 में कुमारप्पा के लेख स्टोन फॉर ब्रेड के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। 1946 में कुमारप्पा ने स्वावलंबन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण उत्थान के लिए विस्तृत योजना तैयार की। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कुमारप्पा को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सौभाग्य से कुछ दिन के बाद उनकी आंखें फिर ठीक हो गई। स्वतंत्रता के उपरांत कुमारप्पा ने राष्ट्रीय हित में विभिन्न मिशन पर दुनिया भर की यात्रा की। बाद में वे राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और मदुरै जिले के गांधी निकेतन में बस गए। 30 जनवरी 1960 को कुमारप्पा का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जनवरी 1931 को हुआ था। मौलाना का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। जौहर भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के अगुवा भी। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड से वापसी पर जौहर ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जौहर शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1930 में जौहर ने खराब सेहत के बावजूद गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने ये प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो। मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता। ये शब्द सत्य सिद्ध हुए
और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पैतृक कस्बे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता सेनानी विष्णु दत्तात्रेय चितले को भी स्मरण कर रहे हैं। विष्णु का जन्म 4 जनवरी 1906 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में चितले और के.एम. अशरफ ने मुख्य प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तुरंत शुरुआत कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। 1955 में चितले ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा के भारत में विलय की मांग करते हुए 1000 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई साथियों के साथ चितले घायल हो गए। बाद में चितले 1957 से 1961 में मृत्यु तक बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। महान राष्ट्रवादी चितले को शत-शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1440-4 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। अब एक नजर कल के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहने के आसार हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, गिलगित में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान 0 से 4 डिग्री कम और 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला में कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज देहरादून, चमोली और अल्मोड़ा में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, राज्य के खिलाड़ी देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए समेकित टर्मिनल भवन और 2 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या 1892 हुई। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पहले दिन 15 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 42 लाख बच्चों को टीके लगाए गए। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के ओकाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और जोहानिसबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 229 रन पर ऑल आउट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।